कक्षा 6 विज्ञान के नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है विदिशा क्लासेज। इसके बाद मेरा ऐप आपको दिखाई देगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यदि आपको मेरा ऐप पसंद आ रहा है तो आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश देवड़ा आपका विनय क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान के इतिहास पाठ से आज अध्ययन करने वाले। दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप ऊपर वाले आइकन बटन में जाएं और पिछले वाले वीडियो को देखकर अपनी स्टडी को पूरा करें। दोस्तों आज हमारा अध्याय है 11वां, जिसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। दोस्तों सामाजिक विज्ञान के इस विषय में अर्थात कहे कि हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और जो अध्याय है, ये इस इतिहास के पाठ से आज अंतिम अध्याय है दोस्तों, है ना। कल अपन दोस्तों क्या करने वाले हैं कि आगे वाले जो पिछले वाले जो प्रश्न जो जितने भी मैंने अध्याय करवाए हैं उनके सारे प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा दोस्तों, तो आप मेरे अगले वाली वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। अब बात करते हैं इस अध्याय की, जिसका नाम है इमारतें, चित्र और किताबें। पहली बात करेंगे दोस्तों हमारे लौह स्तंभ की, जो कल मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, जो दिल्ली के मेहरौली गांव में स्थित है। और ये कुतुब मीनार जहाँ खड़ा है उसी की दीवार, उसी के सामने ये खड़ा है मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली गांव है दोस्तों दिल्ली में, जो कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। शिल्पकार मतलब जो बनाने वाले थे इसको, उनकी कुशलता, उनका जो काम है वो आज अद्भुत का उदाहरण है इस दुनिया के लिए। इसकी ऊंचाई करीबन 7.2 तथा वजन है 3 टन से भी ज़्यादा। इतना ज़्यादा और इतना भारी आज भी खुले आसमान के नीचे खड़ा है। और कितना टाइम हो गया करीबन दोस्तों, 1600 साल हो गए, अभी तक इसके ऊपर कोई जंग नहीं लगी है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था तथा इसके बनने की हमें जानकारी इस पर लगे एक अभिलेख से मिलती दोस्तों। अर्थात इसके ऊपर एक अभिलेख लिखा हुआ है ना, जो हमने कल बात की थी, है ना, प्रयाग प्रशस्ति लगी हुई इसके ऊपर दोस्तों। अब बात करेंगे इस पर, उस प्रशस्ति में चंद्र नाम के एक राजा जो गुप्त वंश के थे उनका भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं कि जो गुप्त वंश के जो सम्राट हुए थे चंद्रगुप्त, है ना, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रशस्ति लगवाई थी। इस वजह से इनका नाम इस मेहरौली के लौह स्तंभ पर मिलता है दोस्तों। अद्भुत की बात यह है कि दोस्तों ये 1600 साल खुले मैदान में अभी तक खड़ा है, 1600 सालों से, है ना, लेकिन जंग तक नहीं लगी इसके ऊपर। लोहा आपको पता होगा, अगर उसके ऊपर बारिश की पानी, कह सकते हैं बारिश का पानी अगर गिर जाए, है ना, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। लेकिन ये लोहा इतना प्योर है कि इसको अभी तक कोई जंग नहीं लगी है प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे ईंटों और पत्थरों की दीवारों के बारे में बात करेंगे। ईंटों और पत्थरों की दीवारें, है ना, ये आपको सीधा एक स्तूप की ओर इशारा कर रही है। स्तूप का मतलब समझते हैं दोस्तों, ऐसा स्तूप, ऐसा मिट्टी का या ईंटों का बना हुआ मंदिर नुमा या मकबरा नुमा आकृति है ना, जिसके अंदर किसी महापुरुष और उनके द्वारा जो एक धर्म चलाया गया, जिन्होंने माना वो अनुयायी कहलाए, है ना, तो उन्होंने अपनी प्रिय वस्तुओं को या शरीर के अवशेषों को इस स्तूप में एक डिब्बे में रख दिया, एक डिब्बे के अंदर, है ना। और ये स्तूप क्या कहलाया? बौद्ध स्तूप कहलाया, बौद्ध स्तूप। एक तरह से मंदिर, टीला भी कह सकते हैं। देख लीजिए आपको मिट्टी नुमा टीला नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना। अब इसकी बात करेंगे स्तूप होते क्या है। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी इमारतों में भी देखने को मिलता है दोस्तों। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के होते थे, अर्थात अलग अलग प्रकार के होते थे, जो अशोक के समय भी बनाए गए। दोस्तों आप यहाँ देखोगे कि मैं एक चित्र फिर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस चित्र में आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे मैंने 2 पिल्लर के ऊपर एक आड़ा, मतलब कह सकते हैं एक आयताकार पिल्ले को फिर से रखा, अंदर ऊपर रखा मैंने। ऐसे पिलरों का निर्माण अशोक के समय भी किया गया दोस्तों, है ना। कुछ स्तूप दोस्तों गोल होते थे, गोलाकार, कुछ स्तूप बड़े होते थे और कुछ स्तूप छोटे होते थे, है ना। इन स्तूपों में एक बात समान थी कि इनके अंदर एक डिब्बे में बुद्ध के शरीर के अवशेष, अर्थात महात्मा बुद्ध के शरीर के जो अवशेष हैं, है ना, नाखून कह सकते हैं, बाल कह सकते हैं, हड्डियां कह सकते हैं ना, या कोई प्रिय वस्तु भी कह सकते हैं जिसमें वो भोजन करते थे, है ना, उनको ना इस स्तूपों में रखा जाता था। जो कीमती वस्तु भी हो सकती है दोस्तों,
बहुमूल्य पत्थर भी हो सकते हैं। और अगर एक और बात करें, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, अनुयायी कहलाए, उन्होंने भी कुछ स्तूपों का निर्माण कराया। उनके अंदर उन्होंने ऐसी कुछ चीजें रखी होगी डिब्बे के अंदर, इसलिए इन स्तूपों का निर्माण ईंटों और पत्थरों से बनाया गया। अर्थात दीवारें ऐसी बनेगी जो ईंटों की थी और पत्थरों की भी थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात दोस्तों। अब बात करेंगे धातु मंजूषा क्या है। धातु मंजूषा का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे। धातु का मतलब वही जो है ना एक तरह से कठोर हो। प्रारंभ में स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष डिब्बे में रखे जाते थे। प्रारंभ में सबसे पहले जब महात्मा बुद्ध का निर्माण हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, इसके बाद में जो मिट्टी के बनाए गए स्तूप है ना, उन स्तूपों का एक विशेषता ये थी, ये स्तूप मिट्टी का एक टिल्ला होता था, मिट्टी का, केवल मिट्टी का, जिसे धातु मंजूषा कहते थे। क्या कहते थे? धातु मंजूषा। अब बात करेंगे बाद में जितने भी जो टिल्ले बनाएंगे उन्हें ईंटों से ढक दिया जाता था, ईंटों से। जैसे पहले तो महात्मा बुद्ध के टाइम अगर बात करें, उनकी मृत्यु होने के बाद में ऐसे मिट्टी के ढेर बनाए और ढेर बनाने से पहले डिब्बे के अंदर महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष रख दिए गए, है ना। जैसे जैसे टाइम बीता दोस्तों, तो क्या किया, जो अनुयायी थे महात्मा बुद्ध के, उन्होंने ईंटों की दीवार बना दी दोस्तों, ईंटों की दीवार, है ना। और उसके ऊपर क्या रख दी दोस्तों? छत बना दी ऐसे, ताकि अपन कह सकते हैं कि ये सुरक्षित हो सके, सुरक्षित किया जा सके, आने वाली पीढ़ियों को इन स्तूपों के बारे में जानकारी मिल सके, इसलिए ईंटों से इनको ढक दिया गया, जिसे कहते हैं धातु मंजूषा। क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। बाद में गोलाकार आकार दिया गया। देख लीजिए गोलाकार आकृति बनी रही है, और आप इसी अगली वाली स्लाइड में देखोगे कि गोलाकार आकृति मैंने कुछ दो चित्र भी लगा रखे हैं। इसे ही धातु मंजूषा कहते थे, जो इसका आधुनिक रूप है आज का। अब बात करेंगे वो चित्र कौन से। देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने मैंने चित्र लगा रखा है। पहला जो देख पा रहे हैं वो सांची का स्तूप है ना, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए हैं दोस्तों। आज भी आप देखिए कि है ना, आप ऊपर वाला हिस्सा देख पा रहे हैं तो मिट्टी का ढेर तो नजर आ रहा होगा, लेकिन ये ईंटें नजर आ रही होगी आपको, ईंटें। और इसके पास में आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े शिलाएं लगी हुई, शिलाएं मतलब पत्थर लगे हुए हैं दोस्तों प्यारे, है ना। और इसके नीचे आप देख पा रहे हैं मिट्टी के ऊपर ईंटों का ढेर, और ईंटों के ऊपर छत बना दी गई, और पास में बड़े बड़े शिलाएं रखकर उन्हें पूरा एक रूप दे दिया जाता था, जिसे कहते हैं स्तूप प्यारे दोस्तों, है ना। रसगुल्लो, कितनी अच्छी जानकारी मिल रही है आपको। अब बात करते हैं, एक और आपको बता देता हूं एक और जानकारी, जिसे एकास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एकास्म। एकास्म क्या होते हैं दोस्तों? एक जैसी जो शिलाएं होती है, एक जैसे जो पत्थर होते हैं, उन्हें ऐसे रखा जाता है पहाड़ी काट कर कि वो एक स्तूप का निर्माण अगर कह सके, या स्तूप का रूप ले सके। जैसे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक प्रारंभिक मंदिर बना हुआ है। ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं आप देख पा रहे होंगे कि महाबलीपुरम एकास्मिक मंदिर है। क्या है? एकास्मिक मंदिर है, जिनमें प्रत्येक मंदिर का एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया। अर्थात कह सकते हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये जो दूसरा जो चित्र मैंने लगाया है, ये यूपी के भीतर गांव में है, और ये आरंभिक मंदिर है ना। और इस मंदिर का निर्माण एक पहाड़ को तोड़कर बनाया गया है, पूरा एक पहाड़ है, उसी के ऊपर इस मंदिर का निर्माण किया गया दोस्तों, है ना। तो आप देख लीजिए एक कैसा इसकी आकृति बन रही है, पहाड़ के जैसी इस मंदिर की आकृति बन रही है प्यारे रसगुल्लो, है ना। अब बात करेंगे और भी, है ना, जो एक ही पहाड़ी को तराश कर बनाए जाते थे ना दोस्तों, उन्हें एकाश्म कहते थे, एकाश्म मंदिर कहते थे, एकाश्म स्तूप कहते थे प्यारे दोस्तों। अगर आपको और भी थोड़ी जानकारी लेनी है तो गूगल पे जाएं, और आपको जयपुर में एक गांव है विराट, है ना, विराट में भाबरू का एक स्तूप भी मिला है, भाबरू का एक अभिलेख में मिला है। तो वहां जाकर वहां आप है ना देख पाएंगे गूगल पर कि महात्मा बुद्ध के जो शरीर के जो नाखून है, उनके अवशेष आज भी रखे गए हैं उस भाबरू के शिलालेख के पास में, है ना। अब बात करते हैं आगे प्यारे दोस्तों, दक्षिणा पंथ किसे कहते हैं, है ना। आपको पता होगा कल मैंने सातवाहन वंश के बारे में बात की थी, चालुक्य, चोर और पल्लवों की बात की थी। उन्हें भी दोस्तों क्या कहते थे? दक्षिण के पंथ के स्वामी कहते थे, क्योंकि ये दक्षिण भारत में शासन करते थे, है ना, शक्तिशाली थे, इसलिए इनकी इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो पाता था उस समय, है ना। तो अब दक्षिणा पंथ का एक विषय, एक थोड़ा सा टॉपिक हमारे महात्मा बुद्ध के साथ में जुड़ा हुआ है, स्तूप के साथ में। तो महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष को जिस स्तूप में रखा जाता था, ये देखो स्तूप मैंने अभी बता रखा था आपको, ऐसी आकृति,
है ना, जिस अवशेष में, जिस स्तूप में रखा जाता था, उसके चारों ओर एक गोलाकार पथ बना दिया जाता था, जिसे अपन कहते हैं ना पथ दक्षिणा कह सकते हैं ना, जो अपन ऐसे फेरी लगाने का कार्य करते थे, है ना। ऐसे एक ऐसा गोलाकार रास्ते का निर्माण किया गया जिसे दक्षिणा पथ कहते हैं दोस्तों, है ना, जिसे दक्षिणा पथ कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, ये शब्दार्थ में भी है प्यारे दोस्तों। हमारे जो इस टॉपिक के सबसे लास्ट में वेदिका क्या है, दक्षिणा पथ क्या है, ये सारी बातें, गर्भगृह क्या है, ये भी है ना शब्दार्थ में लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ समझ लोगे ना तो आपको लास्ट में आपको है ना मजा भी आएगा, क्योंकि आपको जल्दी याद हो जाएगा उस समय। देखते हैं अब आगे वेदिका क्या है दोस्तों। वेदिका मतलब समझते होंगे, एक तरह से आपको यज्ञ वेदिका याद आ रही होगी, यज्ञ वेदिकाएं, जहां यज्ञ किया जाता है दोस्तों, उसे यज्ञ वेदिका भी कहते हैं दोस्तों, है ना। अब देखो कैसे दक्षिणा पथ के चारों ओर रेलिंग बना दी जाती है। रेलिंग मतलब चढ़ने के लिए सीढ़ियां, ये चढ़ने के लिए क्या है, सीढ़ियां। आप देख रहे होंगे आधुनिक आजकल आपके घरों के अंदर भी है ना ऐसे रेलिंग बना दी जाती है, ताकि आप इन घर के अंदर आराम से चढ़ सको। किसी मंदिर के बाहर भी आपने देखा होगा रेलिंग लगा दी जाती है, सीढ़ियां बना दी जाती है ऐसे, है ना दोस्तों। क्योंकि ये लोग जब है ना इस रेलिंग के माध्यम से जब है ना दक्षिणा पथ तक पहुंचते थे, इसके बाद में ही है ना दोस्तों स्तूप के पास पहुंचा जाता था। ये सारी चीजें स्तूप से ही जुड़ी हुई दोस्तों, है ना। तो गोलाकार जो आकृति होती थी, गोलकार ऐसे देख पा रहे होंगे आप, है ना, इसे ही दोस्तों वेदिका कहते हैं। अब बात करेंगे, स्तूप का निर्माण लगभग 2000 साल पहले शुरू हो गया था। अर्थात महात्मा बुद्ध का जब जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व है ना महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद, जस्ट इनकी मृत्यु के बाद ही दोस्तों स्तूप का निर्माण हो गया था, स्तूपों का। अर्थात 2500 साल पहले की बातें हैं दोस्तों ये, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करेंगे आगे दोस्तों, वो है अगली बात, गर्भगृह किसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, गर्भगृह का मतलब होता है जहां पर मंदिर के अंदर जहां मूर्तियां रखी होती है। देखो मान लेते हैं ये मंदिर है दोस्तों, अब ये मंदिर है और ऊपर वाला भाग आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पर ध्वजा लहराती रहती है यहाँ पर, और यहाँ नीचे, उसी के नीचे ही, मतलब इस ध्वजा के सीधे नीचे ही मूर्ति रखी होती है। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, गर्भ। गर्भ का मतलब समझते होंगे एक तरह से, है ना। जैसे आपने देखा होगा जब शिशु जब माँ के गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, तो पेट क्या बच्चे के लिए, गर्भ है, अर्थात रहने का स्थान है दोस्तों। तो ये गर्भगृह जहाँ मंदिर के अंदर मूर्तियां रखी जाती है, उसे दोस्तों कहते हैं गर्भगृह कहते हैं प्यारे दोस्तों, गर्भगृह, है ना। तो आपको ये सीधा समझ में आया होगा, मंदिर में जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है उस स्थान को गर्भगृह कहते हैं प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे स्तूप और मंदिर कैसे बनाए जाते थे। आपने पहले पढ़ा होगा, अभी बात भी की थी मैंने, प्रारंभ में जो स्तूप बनाए गए वो दोस्तों मिट्टी के बनाए गए, मिट्टी के टिल्ले बनाए गए, मिट्टी के टिल्ले। और उसके बाद में दोस्तों क्या परिवर्तन आया दोस्तों, कि इन टिल्लों के आसपास ईंटों की दीवार बना दी गई, और कुछ समय बाद में इन ईंटों के पास में दोस्तों शिलाओं से बड़ी बड़ी ऐसे दक्षिणापथ वगैरह ऐसे बड़े बड़े कह सकते हैं मंदिरों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण कर दिया गया, शिलाएं रखकर। जैसे आपने देख रखी होगी, जैसे ये देख लीजिए अशोक का एक सांची का देख लीजिए। पहले तो देखो, पहले दोस्तों मिट्टी थी, उसके बाद में ईंटें बना दी गई, है ना। उसके बाद में इसके आसपास बड़ी बड़ी शिलाएं रखकर इसे ऐसा रूप दे दिया गया। देखो ये रही रेलिंग, देखो दोस्तों ये रही रेलिंग, है ना। और पथ प्रदक्षिणा कह सकते हैं, जहां पर लोग क्या करते थे, फेरी लगाने का कार्य करते थे स्तूपों के आसपास। और आगे फेरी लगाना ये कोई है ना नई बात नहीं दोस्तों, ये प्राचीन समय से हमारे देश में मंदिरों में ऐसी प्रथा मतलब शुरू आ रही है कि ऐसी फेरी लगाना जरूरी होता है किसी मंदिर में, है ना। अब बात करेंगे दोस्तों आगे, तो आपको ये स्तूप और मंदिर बनाना थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इनको बनाने के लिए काफी धन की आवश्यकता होती थी। आमतौर पर राजा या रानी इनको बनाने के लिए निश्चय करते थे, पहले ये दृढ़ निश्चय करते थे कि मुझे पहले मंदिर बनाना है, और इसके लिए जब मंदिर और स्तूप बनाना तो क्या चाहिए, धन खर्च करते थे वे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को निकालना होता था। जहाँ मंदिर था वहाँ स्तूप बनाना है, वहाँ इन शिलाखंडों को पहुँचाना होता था, है ना भाई। उस समय कोई ऐसे ट्रक वगैरह होते नहीं थे,
तो बैलगाड़ी में रखकर, हाथी गाड़ी में रखकर क्या करते थे, इन स्तूपों तक है ना बनाने के लिए सामान मटेरियल है ना वहाँ तक पहुँचाते थे। वहाँ पहुँचाने के बाद में इन शिलाखंडों, शिला का मतलब समझ पा रहे होंगे ये क्या है, शिला मतलब पत्थर की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो विशाल पत्थर है ना, उनको वहाँ पर तराशा जाता था, गढ़ाई होती थी एक तरह से, तथा खड़ा करके इनके ऊपर छत बना दी जाती थी। ऐसे जैसे मान लेते एक शिलाखंड यहाँ रखा, एक शिलाखंड यहाँ रखा, और एक शिलाखंड यहाँ बीच में रखा, और एक शिलाखंड उधर लास्ट में रखा, और इसके ऊपर एक बड़ी छत डाल दी जाती थी ऐसे, ताकि वजन ले सके, है ना, और पूरे मंदिर का निर्माण कर दिया जाता था। तो आपको पता होगा, मैंने बता भी दिया, सबसे पहले आरंभ में मिट्टी के टीले बनाए गए, और मिट्टी के टीलों के नीचे क्या होता था, एक डिब्बे के अंदर महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए थे। उसके बाद में इसी मिट्टी के टीले के ऊपर ईंटों की दीवार बनाई गई, और कुछ समय बाद में इनके ऊपर शिलाओं से एक बहुत बड़ी छत का निर्माण कर दिया गया। फिर वेदिका वगैरह, दक्षिणापथ वगैरह, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, रेलिंग वगैरह लगा दी गई। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे परिवर्तन आता गया दोस्तों। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े पहाड़ को तोड़कर, अर्थात कह सकते हैं एक ही पहाड़ को तोड़कर, एक ही पहाड़ को तोड़कर, ये देखो एक पहाड़ है, अपन इसको कह सकते हैं एक पहाड़ है, पठार कह सकते हैं या पहाड़ कह सकते हैं, है ना, एक ही पहाड़ को तोड़कर उसके अंदर है ना बड़ी बड़ी विहार बना दी जाती थी। विहार मतलब समझते होंगे जहाँ बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं वो यहाँ रहकर अपने अध्ययन को पूरा कर सके, रह सके, जीवन यापन कर सके। इसलिए देख पा रहे होंगे, एक देखो इतना बड़ा एक पहाड़ नज़र आ रहा होगा, आप देख पा रहे, मैं जहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, इसके ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे पत्थर रखे हुए हैं, शिलाएँ रखी हुई बड़े बड़े, है ना दोस्तों। तो एक ही पहाड़ को तोड़कर विहार बना दी जाते थे, है ना, और विहार की देख लीजिए बड़े बड़े पिलर भी लगे हुए बीच के अंदर, है ना, इनको ऐसे बना दिया जाता था, और इनके अंदर ये जो लोग होते थे बौद्ध भिक्षु वो यहाँ पर रहते थे। अब आप देख पा रहे होंगे एक और चित्र मैंने लगा रखा है, आप इस चित्र में क्या देख पा रहे हैं, है ना, दो व्यक्ति है, और यहाँ पर ये इनके हाथ में ऐसी कोई चीज़ है जो नुकीली है, और जिसके माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, किसी पहाड़ को तोड़ने का, विहार बनाने का कार्य कर रहे हैं। आप देखिए इनके जो पैर है ना दोस्तों, वो किसी चीज़ पर अटके हुए हैं, अर्थात ऐसे कोई नुकीले पत्थर यहाँ डाले हुए, लोहे का कोई सामान दीवार में, ताकि ये लोग ऊपर चढ़ सके। और इनके हाथों में भी देख पा रहे होंगे बड़े बड़े ऐसी कोई तीखी लोहे की या तीखी पत्थर के ऐसे औजार है, जिनके माध्यम से एक दीवार को तोड़ने का ये कार्य यहाँ पर कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, है ना। तो ये भी एक तरह से अपन को एक मिट्टी कह सकते, पत्थर का एक पत्थर की ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है खुदाई में, ताकि अपन इस चीज़ को समझ सके कि उस समय विहार को कैसे बनाया जाता था। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, चित्रकला क्या है प्यारे दोस्तों। अजंता की गुफा से हमें चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में दोस्तों, औरंगाबाद जिले में है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान गुफाएं खोदी गई। कई सालों तक लोग क्या करते रहे, गुफाओं के अंदर रहते रहे, और अंदर रहते हुए क्या करते, गुफा को खोदने का भी कार्य करते थे, और उन गुफा की दीवारों पर चित्रकला भी करते थे। इनमें कुछ चित्रों को सजाया गया, और गुफा के अंदर अंधेरा होने की वजह से लोग उस समय मशाल मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जहाँ आग को अंदर ही जलाया जाता था मशाल के ऊपर, है ना, कपड़े को किसी चिपचिपे या फिर किसी तेल वाले पदार्थ में गीला करके उसके ऊपर आग लगा दी जाती, ऐसा मसाल बनती थी, जिससे है ना गुफा के अंदर रोशनी होती थी दोस्तों। इन चित्रों का जो रंग है आज भी 1500 सालों बाद भी चमकदार है दोस्तों। अर्थात जो चित्र बनाए गए अजंता की गुफा में दोस्तों, वो चित्र आज भी सजीव नजर आते हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि इनके चित्र के जो रंग है वो अभी तक नहीं गए। ये रंग पौधे और खनिजों से बनाए जाते थे। आज के जो अपन रंग की बात करते हैं वो केमिकल से बनाए जाते हैं ना, लेकिन उस समय के जो प्योर जो रंग थे वो पौधों और खनिजों से बनाए जाते थे। महान चित्रों को बनाने वाले चित्रकार अज्ञात है। अर्थात इन अजंता की गुफा में जिन चित्रकारों ने जो चित्र बनाए ना दोस्तों, वो उनके नाम वगैरह या उनके बारे में ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। अब बात करते हैं पुस्तकों की दुनिया। पुस्तकों की दुनिया आप समझ पा रहे होंगे कि हम किताबों की, बुकों की बात कर रहे हैं, है ना। और किताबें लिखना ये जो परंपरा है ना दोस्तों, बहुत सालों पहले से आ रही है। इस युग में जब है ना चित्रकारी हुई, जब स्तूपों का निर्माण हुआ, उस युग की बात कर रहा हूँ। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। जैसे आपने देखा होगा अष्टाध्यायी वगैरह है, महाभाष्य वगैरह है ना, इनकी जो रचनाएं हुई वो उत्कृष्ट रचनाओं में
स्त्री पुरुषों की वीर गाथा, देवताओं से जुड़ी कथाएं थी, है ना। इसलिए उनकी पुस्तकों में ऐसी वीर गाथाएं, ऐसी कथाएं लिखी गई। 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य सीलपट्टिकरम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलम आम के एक व्यापारी की कहानी है। दोस्तों जो कहानी जो लिखी गई पहले 1800 साल पहले, है ना, उसमें एक कोवलम तमिल भाषा के, कह सकते हैं तमिल क्षेत्र में रहने वाले एक व्यापारी की कहानी है, जो अपने व्यापार के बारे में अपनी किताब में लिखता है। दोस्तों दूसरी जो महाकाव्य की जो रचना बताएगी वो वीर पुरुषों की, वीर स्त्रियों की ऐसी कथाएं जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, वीर गति को प्राप्त हुई थी, है ना। ऐसी ऐसी वीर गाथाएं, है ना, किताबों में लिखी गई। दोस्तों अब बात करते हैं आगे। देख लीजिए चित्र दोस्तों, ये अजंता की गुफाओं से, अजंता के अंदर से हमें ऐसे चित्र प्राप्त होते हैं। देख लीजिए, है ना, ऐसा लग रहा है कोई सजीव कोई चित्र, है ना, आपको नजर आ रहा होगा। ये प्योर दोस्तों रंग है जिनसे ये चित्र बने हैं दोस्तों, है ना, आप देख पा रहे हैं। और दूसरी बात, दूसरा जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये भी उस अजंता के, यहाँ से अपन कह सकते हैं महाराष्ट्र से हमें ऐसा चित्र प्राप्त होता है उस समय का, 1800 साल पहले का चित्र दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेकलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। सतनार एक कवि, कह सकते हैं कि जो चित्रकार है। मैं अभी जो चित्रकार की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो चित्र मैंने आपके बताए हैं, जो तमिल भाषा, तमिलनाडु के एक क्षेत्र में रहने वाले, पहले 1400 साल पहले रहने वाले सतनार नामक चित्रकार का एक चित्र है। यह कहानियाँ काफ़ी समय पहले हो गई थी, अर्थात ये कहानियाँ पहले काफ़ी टाइम पहले लिखी गई थी, चित्रकारों ने चित्र भी बनाए, लेकिन पांडुलिपियों की मदद से, जो पांडुलिपियाँ हैं, अर्थात कह सकते हैं जो ताड़ पत्र होते हैं, जो धातु पत्र होते हैं, धातु पत्रों की मदद से हमें ये चित्र के बारे में जानकारी मिल पाई है कि ये चित्र पहले खो गए थे। इसके बारे में हमें अब जो अज्ञात जो जानकारी थी वो ज्ञात में बदल गई है। अब बात करते हैं विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान की पुस्तकों से हमें क्या जानकारी मिलती है, या विज्ञान की पुस्तकों या विज्ञान के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी किसने दी थी? इसी समय, अर्थात जब है ना चित्रकारों की रचना हो रही थी, जब है ना खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी हो रही थी, जब दोस्तों गणितज्ञों के बारे में जानकारी हो रही थी ना, उस समय, इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दिन रात पृथ्वी के द्वारा अपनी दूरी पर घूमने की वजह से बनते हैं। ये बात सर्वव्यापक सत्य है दोस्तों, है ना। लेकिन हमें ये लगता है कि सूर्य रोज निकलता है और शाम को डूबता है। ये अपन देख पा रहे हैं ना, सूर्य को रोज देख पा रहे हैं। क्या ना, सूर्य जब सुबह हम जब आंखें खोलते हैं, जब सूर्य की रोशनी आती है हमारे सामने, तो अपन देखते हैं दोस्तों क्या ना, सूर्य है ना ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, और शाम देखते हैं जब शाम को है ना रोशनी सूर्य की कम होती है, सूर्य एकदम ढल जाता है, डूब जाता है। तो अपन ये सोच रहे हैं कि दोस्तों है ना सूर्य है ना अपनी जगह पर है ना घूम रहा है। दोस्तों सूर्य अपनी जगह पर नहीं घूम रहा है प्यारे दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। लेकिन आपको ये नहीं पता लग पा रहा है कि हम मतलब बिना रुके, बिना मतलब किसी जगह पर स्थिर है और कैसे है ना पृथ्वी घूम रही है। दोस्तों पृथ्वी घूम रही है लेकिन सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, ये याद रखना आप। आर्यभट्ट ने, लेकिन अगर आपको और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो दोस्तों जैसे ही हमारी ये बुक आज कंप्लीट हो रही है, इसके बाद में प्रश्न उत्तर आएंगे और इसी के जस्ट बाद में मैं दोस्तों भूगोल पढ़ाने वाला हूं, और आप वो मेरी वीडियो जरूर देखना प्यारे दोस्तों। और आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने वाला हूं प्यारे रसगुल्लो। क्वेश्चन आंसर पहले लूंगा, उसके बाद में मैं आपको अगली हमारी जो भूगोल वाली जो भाग है उसको बाद में लूंगा। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण के बारे में हमें एक और वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने के लिए एक विधि की खोज की जो वर्तमान की विधि से सही है। अर्थात हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे गणितज्ञों ने जो आज के वैज्ञानिक जो बताते हैं उससे पहले ही ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी। तभी तो भारत का एक पहला जो कृत्रिम ग्रह है ना, वो उसका नाम भी क्या दोस्तों, आर्यभट्ट है प्यारे दोस्तों, जो सबसे पहले 1973 में भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, उसी का नाम है आर्यभट्ट। अब समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? और अगर आपको और भी जानकारी नहीं मिल पा रही है तो 2000 का जो नोट है उसके ऊपर आर्यभट्ट का एक जो कृत्रिम उपग्रह उसका आपको चित्र मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। शून्य का आविष्कार। दोस्तों शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन कैसे किया था वो बताता हूं मैं आपको। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा, जैसे अपन बात करते हैं 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे अपन को पता है दोस्तों ये सारी चीजें। लेकिन हमें ये पता नहीं है दोस्तों
कि शून्य का आविष्कार कैसे हुआ था। शून्य के बाद की संख्या तो हमें पता थी, क्या ना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन शून्य क्या होता है इसके बारे में हमें पता नहीं थी। ये जानकारी भी हमें आर्यभट्ट के द्वारा दी गई दोस्तों। अंकों का प्रयोग पहले ही होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नया निशान का प्रयोग किया। गिनती की पद्धति अरबों ने भी अपनाई, अर्थात हमारी जो पद्धति है, हमारी जो विधि है, वो अरबी देशों ने भी अपनाई। तब जाकर ये पद्धति पूरे यूरोप में फैल गई, जो आज भी रोम में प्रयुक्त की जाती है। और आपने सुना होगा, जब जीरो दिया था मेरे भारत ने, हाँ भारत ने, हाँ भारत ने। तो ये भी चीज आपको समझनी चाहिए, है ना। गीतों के माध्यम से कितनी स्पष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं आयुर्वेद की दोस्तों। आयुर्वेद चिकित्सा की एक विख्यात पद्धति। आयुर्वेद समझते होंगे दोस्तों, आयुर्वेदा, आयुर्वेद दोस्तों, ये हमारा एक वेदों का एक जो लिखे गए, उनके बाद में वेदों के ऊपर कुछ ग्रंथ और लिखे गए, जिनका नाम आ रहा है एक वेद का, जिसका नाम आयुर्वेद। इस वेद के अंदर दोस्तों हमें प्राचीन भारत में विकसित आयुर्वेद के 2 चिकित्सकों के नाम भी मिलते हैं। अर्थात आयुर्वेद में कैसे लोगों की शल्य चिकित्सा की जाए, अर्थात ऑपरेशन कैसे किया जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, कोई भी हड्डी टूट जाए, है ना, उस समय व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे किया जाए, ये आयुर्वेद में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने इसके बारे में पहले वेद लिख दिया था दोस्तों। जिसमें सबसे पहला जो वैज्ञानिक आ रहा है, सबसे पहला जो हमारा डॉक्टर आ रहा है, उनका नाम है महर्षि चरक। चरक ने चरक संहिता की रचना की और उसमें बताया कि शरीर के अंदर 360 हड्डियां होती है। ये आपको पता होगा, मैंने पिछली कक्षा में बताया था। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है 206 हड्डियां रह जाती है। आपने पता होगा, मैंने बताया था 360 हड्डियां होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये हड्डियां 206 में बदल जाती है, ये आपको बताया था मैंने। सुषुप्त, महर्षि सुषुप्त ने सुषुप्त संहिता की रचना की, जो शल्य चिकित्सा अर्थात कह सकते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी, जो प्लास्टिक सर्जरी है दोस्तों, सर्जरी, इसके बारे में भी सबसे पहले जानकारी सुषुप्त ने दे दी थी दोस्तों। आप 8वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं कि सुषुप्त ने, आज के डॉक्टर जो है ना, जितने भी जो अपने ऑपरेशन के समय जो भी है ना औजार काम में लेता है, औजार है ना, जो औजार आज डॉक्टर काम में लेता है, ऐसे औजारों को सुषुप्त ने 100 औजार पहले ही बना दिए थे। जब वो खुद करते थे ऐसे, जब वो ऑपरेशन करते थे तो उन्होंने 100 औजार पहले ही बना दिए थे, जो आप अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों, है ना दोस्तों। तो कैसे है ना उस समय के आयुर्वेद के माध्यम से लोग कितनी अच्छी जानकारी दोस्तों आपको उस समय से मिल जाती है दोस्तों। अब आपको हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों। और अगली वीडियो में जो लेके आ रहा हूं दोस्तों, वो हमारे इस सारे जो अध्याय पढ़े हैं इस विषय से, अर्थात सामाजिक विज्ञान के इतिहास पाठ से, जो 11 अध्याय मैंने पढ़ाए हैं आपको, उन सब से एक एक लेसन का मैं आपको 3-3 प्रश्न या 2-2 प्रश्न लेके आऊंगा। और आपको इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इतना अच्छा बता दूंगा ताकि आपके दिमाग में वो पाठ सीधा, आपके लेसन आपके दिमाग में छप जाए, ऐसी कोशिश करूंगा दोस्तों, है ना। और उसके बाद में मैं दोस्तों आपके इतिहास पाठ के बाद में सीधा हमारा राजनीति वाला पार्ट है या फिर हमारा जो भूगोल वाला पार्ट है वो लेऊंगा दोस्तों, ताकि आपको 6th क्लास में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 विज्ञान के नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है विदिशा क्लासेज। इसके बाद मेरा ऐप आपको दिखाई देगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यदि आपको मेरा ऐप पसंद आ रहा है तो आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। धन्यवाद।